दोनों प्रकार की गैसों का हम परिवहन करने वाले हैं, एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन डाइऑक्साइड का। पहले हमने स्टार्ट किया था क्या, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी, ऑक्सीजन के परिवहन की बात करी थी। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑक्सीजन का परिवहन जो था, इसमें मैंने आपको कुछ चीजें बता दी थी। क्या क्या चीजें बता दी थी, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, देखिएगा। ये अभी वक्र देखेंगे हम, अपने तरीके से पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। देखिए मैंने आपको सबसे पहला बिंदु इस बहुत सीधे तरीके से बताया था, बहुत सीधे तरीके से पहला बिंदु बता दिया था। ऑक्सीजन का परिवहन देखने वाले हैं, सबसे पहला बिंदु बहुत सीधा सा बता दिया था। 97% ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में आरबीसी के द्वारा होता है। हाँ जी, क्या बोला मैंने, 97% ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में आरबीसी के द्वारा होता है। ये मैंने आपको बताया कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। हाँ सर, उस हीमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो वो संरचना क्या कहलाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो 100% ऑक्सीजन जो आ रही है वायुमंडल से या कुपिकाओं से रक्त में, है ना, रक्त ही तो परिवहन करने वाले ना। हम यहाँ पर किसका परिवहन देखने वाले हैं, ऑक्सीजन का। किस में देखेंगे, रक्त में। तो मैंने यही तो बोला कि भैया ऑक्सीजन जो है वो हमारे रक्त से होते हुए जाने वाली है। अब हमारे रक्त में कौन लेकर जाएगा, तो हमने सीधा सा बोला 97% ऑक्सीजन जो है, याद रखना, किससे होती हुई जाएगी, आरबीसी से होती हुई जाएगी। लेकिन आरबीसी में कैसे, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़कर जाएगी, और ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डन, सिंपल सा था। दूसरा बिंदु, बाकी सर 3% बता दिया था आपको ऑलरेडी। 3% ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में हो रहा था, सिंपल ऑक्सीजन के रूप में हो रहा था, प्लाज्मा में घुलकर जा रही थी। प्लाज्मा में घुलकर चली जाती है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी। डन, 3% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा में घुलकर हो रहा है। सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक की बात हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे की बात पढ़नी है, अब इसके आगे की बात पढ़नी है। एक हमें ये वक्र देखना है ना, और कुछ बिंदु हैं वो समझने हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा बिंदु, हम मेन जो है वो इससे होकर जा रहा है, मेन 97% इससे होकर जा रही है। तीसरा बिंदु, एक हीमोग्लोबिन जो होता है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तीसरा बिंदु यहां पर देखते हैं हम। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें, जो मैं कई बार आपको संरचना बता भी चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, हीमोग्लोबिन की संरचना जो आपने वंशागतिका आणविक आधार चैप्टर में भी पढ़ी है। हीमोग्लोबिन की संरचना देखें तो भैया 4 लोहे के इकाइयां हैं। याद आ रहा है थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जब पढ़ा था तो वहां पर बताया था आपको, जिस पर दो अल्फा श्रृंखलाएं हैं पॉलीपेप्टाइड, 2 बीटा श्रृंखलाएं हैं पॉलीपेप्टाइड, अगर आपको याद आ रहा है। ठीक है जी, 2 अल्फा है और 2 बीटा श्रृंखला है। ठीक है जी,
2 अल्फा है 2 बीटा है। अब बात आ रही है टोटल कितने भाग हो गए। देखिए ये एक हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन है, तो एक हीमोग्लोबिन की कितनी इकाई है। आप सीधा बोलेंगे सर एक हीमोग्लोबिन 4 इकाइयों से बना होता है और प्रत्येक इकाई से, ध्यान से सुनना, प्रत्येक इकाई से एक ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो टोटल एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़कर जा रही है। सिंपल सा कंसेप्ट था, तो हम यहां पर सिंपल सा बिंदु लिख सकते हैं क्या, एक हीमोग्लोबिन का अणु, एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है। क्या बोला हमने, एक हीमोग्लोबिन का अणु जो है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन कर रहा है। दोस्त ये क्या है, तेरे को ये सामने क्या दिखाई दे रहा है, सोच। ये पूरा हीमोग्लोबिन है और इस हीमोग्लोबिन के 4 भाग है, प्रत्येक भाग से एक ऑक्सीजन जुड़ गई, तो टोटल एक हीमोग्लोबिन से कितनी ऑक्सीजन जुड़ गई सर, 4 जुड़ गई, खत्म। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं का संवहन कर रहा है, सिंपल सा था। आ जाते अब दूसरा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बुक में तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन मेरे को समझाना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। एक कंसेप्ट देखते हैं यहां पर, अगले पेज पर ही देखते हैं, और इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में फिट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार बना रहा हूं बेटा। पहला बिंदु, फर्स्ट, एक 100 ml ऑक्सीकृत रक्त जो होता है, ऑक्सीकृत रक्त, आपको याद आ रहा है फुफ्फुसीय शिरा, याद आ रही है फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा हृदय से निकली थी ऑक्सीकृत रक्त को लेकर, याद आ रहा है। हाँ, तो एक 100 ml ऑक्सीकृत रक्त जो होता है उसमें, ध्यान से सुनना, उसमें याद रखना 1.34 ml ऑक्सीजन होती है, नहीं हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। समझ में आया क्या बोला बेटा मैंने, वापस से देख। 100 ml ऑक्सीकृत रक्त जो होता है उसके अंदर 1.34 ml हीमोग्लोबिन होता है। नहीं आया ना, चल मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। हाँ जी बेटा, नहीं आया ना समझ में, चलो हटाओ इसको, हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। हंड्रेड ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ऑक्सीकृत रक्त जो होता है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन की, ग्राम में करते हैं, ठीक है, तो लगभग 14 से 15 ग्राम क्या होता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अब समझ में आया, ये देख मैंने अपना 100 ml क्या निकाला, ब्लड निकाला, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन है ना, समझ में आया, इतनी सी बात समझ में आई। जो मेरी धमनियां है ना, धमनियां, उन धमनियों के अंदर से मैंने 100 ml ब्लड निकाला, ठीक है। अब 100 ml ब्लड के अंदर कितना ग्राम हीमोग्लोबिन है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। डन। वैसे बात में आया, ये देख मैंने अपना 100 ml क्या निकाला, ब्लड निकाला, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन है ना, समझ में आया, इतनी सी बात समझ में आई। जो मेरी धमनियां है ना, धमनियां, उन धमनियों के अंदर से मैंने 100 ml ब्लड निकाला, ठीक है। अब 100 ml ब्लड के अंदर कितना ग्राम हीमोग्लोबिन है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। डन। वैसे 12 से 16 बोलते हैं हम, कितना बोलते हैं, 12 to 14 या 16 तक बोल देते हैं, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। मैंने तेरे से कहा तू 15 ग्राम याद रख ले बस, ठीक है। चल अब दूसरा प्रश्न ध्यान से देख, दूसरा बिंदु ध्यान से देखिएगा।
1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का संवहन करता है। प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, समीकरण पहली समीकरण दूसरी, इन दोनों को देखकर बताओ समीकरण तीसरी क्या बनेगी। बस उसी तरीके का प्रश्न मैं पूछने वाला हूं। देख, 100 ml ब्लड जो था उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 15 ग्राम, और 1 ग्राम इतनी ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है। जैसे एक कमरा है जिसके अंदर 15 आदमी है और एक आदमी के पास इतना खाना है, तो बताओ उस कमरे में टोटल खाना कितना होएगा। यानी बताओ 100 ml ऑक्सीकृत रक्त जो होएगा, ऑक्सीकृत रक्त जो होएगा, उस ऑक्सीकृत रक्त में कितने ml ऑक्सीजन होएगी। बताओ आप बताओ, सोचो। सिंपल भाषा में और बोलूं, देख ये कमरा है, इस कमरे की तुलना कर, ये 100 ml का कमरा है। जस्ट इमेजिन तुम अभी 100 ml के कमरे में बैठे हो, ठीक है। 100 ml का एक कमरा है और उस कमरे में ये जो पूरी लाइन लिखी है ना, इस पूरी लाइन को अपने दिमाग में रख, ये कमरा है और उस कमरे में 15 लोग हैं, ठीक है। एक लोगों के पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में से 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है ना। 15 लोग बैठे इस कमरे में, 15 लोग बैठे हैं, एक लोगों के पास, एक व्यक्ति के पास इतना खाना है। तो तेरे से पूछ लिया उस कमरे में कितना खाना है, ये पूछ लिया। एक व्यक्ति के पास इतना खाना, तो उस कमरे में कितना खाना हो गया भाई साहब। एक व्यक्ति के पास इतना खाना और उस कमरे में 15 व्यक्ति है, तो 15 इंटू ये नहीं करेंगे? हाँ सर करेंगे। कर देख, 15 इंटू 1.34 लगभग 20.0 कुछ % आएगा कि नहीं आएगा? कर देख लेना, आप करना है ना। 15 इंटू 1.34 करिएगा, आपको आंसर जो मिलेगा वो ऑलमोस्ट 20.02 के आसपास मिलेगा। तो गुरु क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं क्या बेटा? 20 ml ऑक्सीजन का संवहन करता है 100 ml ऑक्सीकृत रक्त। ये 3 बिंदु अपने दिमाग में बैठा लेना। क्यों? क्योंकि इनसे संबंधित चौथा बिंदु दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में। ये 3 बिंदु बता ही नहीं रखे आपको, ये तीनों के तीनों याद रखने। अब चौथा बिंदु जो आपको याद रखना, जो हमारी एनसीईआरटी ने बताया है, देखिए चौथा बिंदु जो हमारी एनसीईआरटी बोल रही है, वो देखने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। क्या? देख इधर देख, फेफड़े थे। हाँ सर फेफड़े थे। उन फेफड़ों से यहां पर कौन आई थी? याद कर, फुफ्फुसीय शिरा आई थी। बार बार नहीं बताऊंगा, अब तो याद होना चाहिए। फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीकृत रक्त लेकर आई थी। ऑक्सीकृत रक्त यहां से यहां आ गया था, यहां से यहां आ गया था और यहां से यहां आया था। ये कौन थी? महाधमनी थी। हाँ सर, कौन थी? ये महाधमनी थी। इसके अंदर कौन सा रक्त है? ऑक्सीकृत रक्त। डन। अब मुझे बताओ, इस ऑक्सीकृत रक्त में 100 ml ऑक्सीकृत रक्त में 100 ml ये जो ऑक्सीकृत रक्त है, इस 100 ml ऑक्सीकृत रक्त में कितना? 20 ml क्या था? ऑक्सीजन था। समझ रहा है? हाँ भाई समझ रहा है? यहां से जो ऑक्सीकृत रक्त आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन है ना, उस 100 ml रक्त में कितने ml ऑक्सीजन है? यानी 100% में 20% ऑक्सीजन है। 100 ml रक्त में 20 ml क्या है? ऑक्सीजन है। अब बात आ रही है, ये बेटा ऑक्सीजन किसको देनी है? ये ऑक्सीजन किसको देनी है सर? यहां पर जो ऊतक होंगे उनको देनी है कि नहीं देनी है? हाँ जी बिल्कुल देनी है।
अब यहां से कितनी निकलेगी? अब कई बच्चे कहते हैं सर 20 की 20 निकल जाएगी। अरे बांगड़ू 20 की 20 निकल जाएगी तो आगे फिर आगे कुछ होएगा ही नहीं फिर, है। तो याद रखना इस 20 ml में से मात्र 5 ml, 20 ml में से 5 ml किसके पास जाती है? ऊतकों के पास जाती है, याद रखना। और आपको पते की बात बताएं, नीट 2022 का यानी ताजा प्रश्न है। नीट 2022 में, गुरु ध्यान से सुन, नीट 2022 में विश्वास ना हो मेरी बात पर, नहीं होता है ना। कई बार बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना बच्चे, अपने आप में इंटेलिजेंट इतने बन जाते हैं कि टीचर की बात पर भी विश्वास नहीं करते। कोई बात नहीं, मेरी बात पर विश्वास मत कर, जाकर एक बार पेपर देख ले नीट 2022 का, प्रीवियस ईयर कह रहा हूं, है ना, है ना। एक बार जस्ट नीट 2022 का प्रश्न पत्र देख लेना, इस चैप्टर से संबंधित आपको प्रश्न मिल जाएगा कि 100 ml ऑक्सीकृत रक्त में से ऊतकों को कितने ml ऑक्सीजन दी जाती है। तो देख 100 ml ऑक्सीकृत रक्त में है कितनी? 20 ml ऑक्सीजन है। अब उस 20 ml में से क्या 20 की 20 ऊतकों को दे दी जाती है? नहीं। कितनी दे दी जाती है? 5। तो आगे कितनी रह जाती है? 15। कितनी रह जाती है? 15। अब जरा इमेजिन कर, ये वाला रक्त, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी, है ना, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी यहां से, फिर ये इसमें जाएगा, फिर यहां से यहां फेफड़ों में आएगा। अब जरा सोच, इस रक्त में क्या ऑक्सीजन नहीं है? है 15 ml ऑक्सीजन नहीं है क्या? 15 ml नहीं है? यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं भाई। देख यहाँ पर 20 ml है, यहाँ पर कितनी है? 20 ml है। 100 ml रक्त में 20 ml है, यहाँ ही 20 ml, यहाँ ही 20 ml, यहाँ ही 20 ml, 20 ml, 20 ml, 5 ml निकाल दी, 15 ml, 15 ml, 15 ml, 15 ml, 15 ml, 15 ml, 15 ml पहुंचा यहाँ पर, और 5 ml ले ली फेफड़ों में से, 5 ml और ऐड हो गई, 5 ml और ऐड हो गई, फिर वापस से 20, फिर ये 20, 5 निकाल दी, फिर 15 घुमाकर फेफड़ों के पास और 5 ले ली, फिर 20, फिर आई ऊतकों को दे दी 5, फिर 15, फिर ये घूमकर हृदय में आई, हृदय से होते हुए फेफड़ों में, फेफड़ों से ऑक्सीजन मिल जाएगी 15 से 5। आया कंसेप्ट पूरा, दंडना दंडन। तो ये चीज याद रखनी है, भूल ना जाइएगा। ये था चौथा बिंदु। 100 ml ऑक्सीकृत रक्त जो है, ऑक्सीकृत रक्त जो है, उससे 5 ml ऑक्सीजन ऊतकों को दे दी जाती है। क्या कर दी जाती है? 5 ml ऑक्सीजन जो है वो ऊतकों को दे दी जाती है। अब यही चीज मेरे दोस्त तो यहां पर पढ़ेगा, देख पढ़, यहां पर, यहां मत पढ़, अभी सिर्फ यहां पर पढ़। प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त तेरे सामने लिखी हुई है। 100 ml ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर की क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को, और तो कुछ दिखाई नहीं रहा, ऊतकों को लगभग 5 ml ऑक्सीजन प्रदान करता है। यानी 100 ml ऑक्सीजनित रक्त में से कितनी ऑक्सीजन टिश्यूज को जाती है? 5। और 100 ml लेकर कितनी आ रहा था? 20 लेकर आ रहा था। ये नहीं बताया हमारी एनसीईआरटी ने, तो प्लीज तरीके से चीजों को याद रखना, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। कैसे 20 ml बताया? ऊपर से देख, 100 ml रक्त में लगभग 15 ग्राम क्या है? हीमोग्लोबिन है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतने ml का ऑक्सीजन का संवहन कर रही है। सर यहां पर आपने ml लिखा, देख दो अलग अलग चीजें। एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन के अणुओं का संवहन कर रहा है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, दिस इज डिफरेंट, है ना, समझ रहा है? ये अलग चीज है बेटा। यहां पर हमने अणुओं की बात करी है, यहां पर हमने अणुओं की बात करी है, ठीक है। कि 1 हीमोग्लोबिन, ग्राम में देखा क्या मैंने ग्राम बोला? ये नहीं,
मैंने बोला ये एक हीमोग्लोबिन का अणु है, और ये कितनी ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है? सर ये 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? अणुओं की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ये एक और ये पूरा एक मॉलिक्यूल है किसका? हीमोग्लोबिन का, जिसके 4 भाग हैं। तो यहां पर हमने मॉलिक्यूल के रूप में देखा, यहां पर हमने देखा ग्राम के रूप में कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन किसको लेकर जाएगा? ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन ml में ली जाएगी, है ना, लिक्विड फॉर्म में। तो 1.34 ml ऑक्सीजन का संवहन करता है 1 ग्राम, और 100 ml रक्त में 15 ग्राम है। समझ में आ गया? तो 100 ml ऑक्सीकृत रक्त में कितने ml ऑक्सीजन हो गई है? सिंपल। ये समझ में आया बंधु? ये आ जाना चाहिए, अब तो आ जाना चाहिए कि एक कमरे में 15 लोग हैं, एक कमरे में 15 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के पास इतना खाना, तो बताओ 15 के पास कितना खाना? इतना खाना। खत्म, इतनी सी बात थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात करी 100 ml ऑक्सीकृत रक्त जो है, जिसमें 20 ml ऑक्सीजन है, उस 20 में से 5 ml टिश्यूज को दे दी जाती है, ऊतकों को दे दी जाती है। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बात आ रही है समझने वाली कि सर ये ऑक्सीकृत रक्त था, मान लो ये नलिका है, इधर देखना बेटा, ये वो नलिका है और यहां पर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, और ये है गुरु कौन? ऊतक यानी टिश्यूज, है ना। और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ी हुई है? सर ऑक्सीजन जो है वो जुड़ी हुई है हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन किससे जुड़ी हुई है? हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब प्रश्न ये आ रहा है, सर ये ऑक्सीजन ऊतकों के पास अगर जाएगी, टिश्यूज के पास जाएगी, तो क्या इस ऑक्सीजन को ऊतकों से अलग होना पड़ेगा? हाँ सर, हो गई, चली गई ऊतकों के पास। हाँ सर, यानी यहां से यहां आपने क्या देखा? और हीमोग्लोबिन अलग हो गया। हाँ सर, ये हीमोग्लोबिन अलग हो गया। क्या देखा गुरु तुमने देखा हीमोग्लोबिन जो है वो अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गई और ऑक्सीजन चली गई। यही देखा ना तुमने, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो गई है, नहीं? यही देखा ना, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से, इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग होकर किसके पास चली गई? सर ऊतकों के पास चली गई है। मैंने कहा यस, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब बात आ रही है, सर ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग कैसे हो गई? प्रश्न आएगा ना, सर ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कैसे अलग हो गई? आखिर ऐसे कैसे अलग हो गई? किसने अलग कर दिया? तो आप ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से सुनिएगा, एक बिंदु समझने की बात करिएगा। देखिए, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई थी तो इसको हमने क्या बोला? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला, है ना। क्या बोला था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला। और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग हो गए हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सर हिंदी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन। एक होता है संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वियोजन मतलब अलग हो जाना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो थी ये इस चीज को बता रही कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई है, और ये वाली कंडीशन जो है वो किस चीज को बता रही है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो गई। डिसोसिएट का मतलब एक दूसरे से, देखो एसोसिएट का मतलब अंग्रेजी का वर्ड है एसोसिएट, कि भाई मैंने इसके साथ एसोसिएशन किया।
सुना है ना, इतना वर्ड तो सुना है ना कि मैंने इस कंपनी के साथ एसोसिएट किया या मैंने इस व्यक्ति के साथ एसोसिएट किया, यानी मैं उसके साथ जुड़ा। तो डिसोसिएट का मतलब मैं उससे अलग हो गया, है ना। तो बस इतनी सी बात है। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो गया, अलग हो गया है। डन, ये वाली कंडीशन। अब सर ये तो समझ में आ गया कि अलग होने को हम ये बोलते हैं, ये तो बोलते हैं, हुआ कैसे गुरुजी है ना। ये तो समझ में आ गया सर, ऑक्सीजन जो थी वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर परिवहन कर रही थी। अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग कैसे हो गई, है ना। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट बिंदु पर। देख एक है हीमोग्लोबिन, एक है ऑक्सीजन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक है हीमोग्लोबिन हमारे पास, एक तरफ है ऑक्सीजन और एक तरफ है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं दोस्त, बहुत सिंपल तरीके से। मैंने बोला हीमोग्लोबिन जो है इसको मान ले ऐश्वर्या राय। कौन इसको मान, कौन बेटा, ये है हमारी ऐश्वर्या राय। ऑक्सीजन जो है ये है हमारा सलमान खान और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये है हमारा अभिषेक बच्चन। क्या बोला, हीमोग्लोबिन जो है ये हीमोग्लोबिन कौन है, ऐश्वर्या राय है। ऑक्सीजन जो है ये कौन है, सलमान खान है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन है, अभिषेक बच्चन है। ठीक है, अब देख सलमान खान भी ऐश्वर्या राय से जुड़े थे और अभिषेक बच्चन भी ऐश्वर्या राय से जुड़ते हैं, लेकिन कौन है सबसे पहले, सलमान खान ऐश्वर्या राय से जुड़े लेकिन निभी नहीं। क्यों नहीं निभी, क्योंकि भाई साहब अभिषेक बच्चन आ गए और अभिषेक बच्चन ने क्या किया, सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच में बात बिगाड़ दी और खुद ऐश्वर्या राय से क्या कर ली, शादी कर ली। तो इसको बहुत सीधे से कंसेप्ट से समझते हैं क्या, कि हीमोग्लोबिन से जुड़ने की पावर दोनों के पास में है। ऐश्वर्या राय से नाता इन दोनों का है, लेकिन किसका पक्का नाता है, कौन ज्यादा एफिनिटी के साथ में बॉन्ड बनाएगा, किसके अंदर ज्यादा क्षमता है जुड़ने की। तो भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्षमता है ऑक्सीजन से ज्यादा किससे जुड़ने की, हीमोग्लोबिन से जुड़ने की। आज भी ऐश्वर्या राय के मन में थोड़ा सा अगर प्रेम उठता है सलमान खान के लिए, लेकिन पति धर्म निभाकर उसे खत्म कर देती। यानी समझ लो, शायद मैं गलत वे में बोल गया हूँ, माफ करिएगा, लेकिन इस चीज को फील करो क्या, कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से है ज्यादा क्षमता, किस चीज की, जुड़ने की, किससे, हीमोग्लोबिन से। इतना सा कंसेप्ट अगर आप समझ गए हैं, सुन गए हैं, समझ में आ गया है, तो गुरु अब हमको बताओ ये कौन है। सर ये ऊतक है, और अगर ये ऊतक हैं तो इन्होंने श्वसन करके क्या निकाला होगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड। और थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया होगा, थोड़ा सा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकाला, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया होगा गुरु, अरे गुरु क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। ऊतकों ने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर गया मेरे भाई दोस्त, सोच अभी तक ऐश्वर्या राय के साथ सलमान खान ने जोड़ी बना रखी थी, हम दिल दे चुके सनम। ठीक है, लेकिन जैसे ही एंट्री हुई किसकी, अभिषेक बच्चन की, अभिषेक बच्चन ने सलमान खान को किया साइड में और खुद जुड़ गया किससे, ऐश्वर्या राय से। यानी अब हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग कर दिया। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो गई तो बेचारी ये ऑक्सीजन किसके पास जाएगी सर, अब ये ऑक्सीजन कैटरीना कैफ के पास जाएगी, और ये कैटरीना कैफ है ये रही कोशिकाएं। यानी सलमान खान पहुंच गया कैटरीना कैफ के पास, यानी ऑक्सीजन जो है वो किसके पास चली गई, ऊतकों के पास चली गई है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इस चीज को ध्यान से सुनना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर
बढ़ जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन हो जाता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है? वियोजन हो जाता है। इसे फिजिक्स में एक वैज्ञानिक आप सुनते हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं? बोर प्रभाव कहते हैं। ये क्या कहलाता है बेटा? इसे हम क्या कहते हैं? बोर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम बोर प्रभाव कहते हैं। याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं? बोर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी शायद आते हैं ना बोर प्रभाव, तो बायो भी कैसे पीछे छूट जाए। तो यहां पर जो बोर प्रभाव है वो क्या है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया या कार्बन डाइऑक्साइड अगर आ जाती है तो वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग कर देती है। इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? बोर प्रभाव कहते हैं। डन, क्लियर है? चलें आगे। अब आ जाते हैं आगे। ठीक है सर, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ। तो अब आप मुझे बताएंगे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करने के लिए, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन के लिए कौन जिम्मेदार था? यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन का मतलब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करने के लिए कौन जिम्मेदार था? क्या आपने पहली कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड देखा? हाँ सर। क्या कार्बन डाइऑक्साइड कम भेजोगे कि ज्यादा भेजोगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो भेजोगे ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाकर भेजोगे ना। ऐसा तो नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड कम कर दी तुमने। क्या तुमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम करी है? नहीं, बढ़ाकर भेजिए। भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ऑक्सीजन अलग होती जाएगी अलग होती जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ा दो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरा, अब दो कंडीशन और याद रखनी है आपने। एक याद रखना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और एक याद रखना है आपने तापमान। तापमान, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये तीन कंडीशन याद रखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को बढ़ा दो, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को बढ़ा दो, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड, उच्च हाइड्रोजन सांद्रता बढ़ा दो, उच्च तापमान बढ़ा दो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बाकी ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगी। इनसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जो है वो वियोजन कर जाएगी और अलग हो जाएगी। अब सर ये वाली कंडीशन जो आपने तीन लिखी है, इन तीन में से ये वाली तो समझ में आ गई हमें। कैसे? ये मैंने अभी आपको बता दिया कि हीमोग्लोबिन से, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग, यानी हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता किसकी ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, ये दोनों है, मान ली ये 100 ml है और ये भी 100 ml है, दोनों बराबर है। 100 ml यहां पर ऑक्सीजन रखिए, 100 ml यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रखिए, और मैं हूं हीमोग्लोबिन, तो कौन जुड़ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगी, अगर दोनों बराबर है ना। अब अगर आप बढ़ाते जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है सारी की सारी जुड़ती जाएगी, खत्म। समझ में आ गया? अब क्लियर है कंसेप्ट? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जुड़ने की पावर जो है ऑक्सीजन से वो ज्यादा है, किसके लिए? हीमोग्लोबिन के लिए। डन। सो इस बिहाफ पर ये जो बोर प्रभाव होएगा कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा दोगे
जैसे आपने यहाँ पर बढ़ा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती जाएगी, जो श्वसन से उस ऊतकों से निकली अंदर जाएगी, तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। सर ये वाला तो समझ में आ गया, पहला कंसेप्ट तो समझ में आ गया, ये वाला तो क्लियर है। अब ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता और ये तापमान कैसे अलग कर देंगे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से, चलो ये वाला मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये वाला अभी बता देता हूं। जस्ट इमेजिन आप चैप्टर पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा, क्या आपको हरित गृह प्रभाव याद है? सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या आपको हरित गृह प्रभाव याद है? हाँ सर। भाई मैं तेरे से एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, हरित गृह प्रभाव में क्या इस पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा था? हाँ सर। कौन उत्तरदायी था? कार्बन डाइऑक्साइड था ना। इतने से कंसेप्ट को अगर दिमाग में लगाकर, बुद्धि का इस्तेमाल कर कर मैं तेरे से एक प्रश्न पूछूं कि मेरे दोस्त अगर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाना पड़ेगा। अब सोच, मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहा, मैं तापमान की बात कर रहा हूं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो तापमान नहीं बढ़ेगा क्या? सिंपल सा कंसेप्ट। क्या कार्बन डाइऑक्साइड तापमान को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जी गुरुजी होता है। तो मेरे भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या तापमान नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो तापमान भी बढ़ रहा है, और दोनों बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो रही है। डन, सिंपल सा था। चले आगे, ये भी समझ में आ जाता है क्योंकि ये दोनों आपस में संबंधित है। अब ये वाला जो है ना, ये समझ में नहीं आता है, और ये पता है कब समझ में आएगा? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन देखेंगे। किसका परिवहन देखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। और बहुत ही डिफिकल्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। चलो जी, समझ में आ गया। डंडना डंडन, ये अपने दिमाग में फिक्स्ड रख लेना। अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, क्या यहां पर पीएच का कोई रिलेशनशिप हो सकता है? पीएच का, पीएच जानते हो ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना। चलो तुमसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं बेटा, मैं पूछ रहा हूं अगर पीएच बढ़ती है तो सिंपल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होती है वो बढ़ती है या घटती है? आपको खुद को पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं। पीएच अगर बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और पीएच अगर घटती है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है। इतना सा कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो दोस्त, आपको ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अगर अलग करना है तो बताओ माध्यम अम्लीय होना चाहिए कि क्षारीय होना चाहिए? सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, आप आंसर दे देंगे। दोस्त, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है बेटा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच घटती है, और पीएच अगर घटती है, पीएच कम होती है, यानी माध्यम कैसा होता है? अम्लीय हो जाता है। अब इतना सा कंसेप्ट अगर तुमने समझ लिया, सुन लिया, दिमाग में बैठा लिया, तो याद रखना यहां से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कैसे अलग होएगी? जब अंदर माध्यम कैसा होने लग जाएगा? अम्लीय होने लग जाएगा। अब साहब ये अम्लीय होएगा कैसे? ये पीएच कम कैसे होएगी? हाइड्रोजन आयन कैसे बढ़ जाएगा? तीनों एक ही तो चीज है भाई। अम्लीय कैसे होएगा? अम्लीय अगर हो रहा है इट मींस पीएच कम हो रही है। पीएच कम क्यों हो रही है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अभी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी वो हम देखेंगे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन देखेंगे। डन, यहां तक की बात समझ में आ गई? तो 3 कारक याद रखना अपनी जिंदगी में। ये वो 3 कारक है जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करेंगे। ठीक है, अब इसी आधार पर एक वक्र बनता है, एक ग्राफ बनता है, और वो वक्र ये रहा। ये है वो वक्र, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। अब इसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र को हमें बहुत सीधे तरीके से समझना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वक्र जो है ये हमारी एनसीईआरटी में प्रॉपरली नहीं समझाया हुआ है, तो मैं आपको ध्यान से सुनिएगा, आराम से समझाऊंगा। 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की संतृप्तता, और यहां पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र है। आइए, क्या है ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र, समझते हैं।
ठीक है साहब, हम क्या देखने वाले हैं यहां पर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र देखते हैं। चलो जी, 0, 20, 40 यही दिखा रखा है, इसी तरीके से 60, 80, 100, 120। सिमिलरली यहां पर भी कुछ ऐसे दिखा रखा था, 20, 40, 60, 80, 100, 120। ठीक है जी, ऐसे कुछ दिखा रखा था। अब ग्राफ जो था ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र का ग्राफ आपने सीधे तौर पर याद रखना है। कैसा होता है बेटा जी? सिग्मोइड वक्र होता है। कैसा होता है? सिग्माब, सिग्मोइड, है ना, एस आकृति का होता है। कैसा होता है गुरु? एस आकृति का। कुछ इस तरीके का आपको वक्र देखा आपने यहां पर, देखिए कुछ ऐसा वक्र दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मेरा वाला अच्छा नहीं है, चल यहां पर वापस से बना देते हैं। हाँ अब ठीक है, हाँ सर अब ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, ये जो है ना, ये जैसे हम सिंपल, ये एक्स अक्ष होती है और ये वाई एक्सेस होती है ना। याद आ रहा, गणित में ऐसा पढ़ा था 10th क्लास में, किस चीज को बताता है? एक्स एक्सिस को और ये वाई एक्सिस को, एक्स अक्ष को वाई अक्ष को। ठीक है, ये जो वाई अक्ष की तरफ जो है, ये किस चीज को बता रही है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के जुड़ने को। देखो अपन है ना, बुक की लैंग्वेज में नहीं, अपनी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर बुक की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्त का प्रतिशत। भाई सब सीधा लिख देता, बच्चा भी समझ जाता कि भाई ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की जुड़ने की क्षमता, ऐसे बोल देता। नहीं, हम तो अजीब तरीके से लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्त का प्रतिशत। तुम्हारी ऐसी तैसी, ढंग से लिख दो यार, बच्चा भी आराम से समझ जाए। भाई देख, जो समझदार है वो तो समझ जाएगा, जो ना समझ है, जिसको नहीं आ रही है समझ में, है ना, उसके लिए क्या, वो भी आराम से समझ जाता अगर सिंपल देसी भाषा में लिख देते। हिंदी तो लिख रहे, सीधी सीधी लिख देते कि वीडो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की जुड़ने की क्षमता, यानी जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की जुड़ने की क्षमता बढ़ती जा रही है। डन, क्लियर है? ओके, अब ये वक्र जो है ये सिग्मोइड है। अब ये सिग्मोइड वक्र में दो चीजें आती है, एक आती है लेफ्ट शिफ्ट और एक आता है राइट शिफ्ट, जो हमारी ना ही एनसीईआरटी में प्रॉपरली समझाया है और ना ही बताया गया, और यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। अब क्या है ये राइट शिफ्ट, क्या है गुरु ये लेफ्ट शिफ्ट, यही हमें समझना है। किसमें? इस वक्र में। देख, मैं तेरे से प्रश्न पूछता हूं, तुम मेरे को आंसर देना, एक ही बार में पढ़ेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, कोशिश करना एक ही बार में समझ। देख, मैं यहां पर खड़ा हूं, इस जगह पर, इस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं, यहां पर, ठीक है। अब यहां से अगर मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं तो मैं तेरे को कैसे बताऊंगा? मैं खड़ा हूं यहां पर, इधर देखना, फोकस करना, सारा ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए। मैं इस बिंदु पर खड़ा हूं, है ना। अब मैं तेरे से कह रहा हूं मुझे लेफ्ट जाना है, यहां से लेफ्ट जाना है, तो आप मुझे बताइए, यहां से मुझे लेफ्ट जाना है तो मैं इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा? आप मुझे बताओ, बोलो 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 बोलो। यहां से इस बिंदु से मुझे लेफ्ट जाना है तो मैं किधर जाऊंगा? बोलिए जनाब, आप यही बोलेंगे ना सर, इस बिंदु से आपको लेफ्ट जाना है, ये रहा लेफ्ट, इस बिंदु से आपको राइट जाना है, ये रहा राइट, है ना, ये राइट और ये लेफ्ट। मैंने कहा नहीं रे, यही तो गलती कर दी हमने, कंसेप्ट यहीं पर ही तो बिगड़ता है। इधर देख, ध्यान से सुन,
मैं इस बिंदु पर खड़ा हूं और मेरे को जाना है लेफ्ट। अब मुझे बता, मैं हूं, ये मेरा कौन सा हैंड है और ये मेरा कौन सा हैंड है, बता। सर ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, और शिफ्ट का मतलब होता है मूवमेंट। मैं इस बिंदु से शिफ्ट होना चाहता हूं राइट में, मैं इस बिंदु से शिफ्ट होना चाहता हूं, ये इस बिंदु से मैं ये बिंदु हूं, मैं इस बिंदु से राइट में शिफ्ट होना चाहता हूं, राइट में, ये मेरा राइट है, तो यहां से मैं शिफ्ट होऊंगा तो यहां जाऊंगा ना, तो दिस इज राइट शिफ्ट। ठीक है, और इस बिंदु से मैं लेफ्ट शिफ्ट होना चाहता हूं इधर, ये मेरा क्या है, लेफ्ट है, ये उल्टा हाथ है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट शिफ्ट, यानी इधर की तरफ लेफ्ट शिफ्ट। इतना सा कंसेप्ट अगर तेरे को समझ में आ गया, बस खत्म, यही कहानी थी, मेन यही चीज समझ। मैक्सिमम बच्चे यही समझ नहीं पाते कि भाई राइट शिफ्ट क्या है और लेफ्ट शिफ्ट का मीनिंग क्या है। तो इस बिंदु पर अगर मैं खड़ा हूं और यहां से अगर मैं इधर की तरफ जा रहा हूं, तो ये मेरा इस बिंदु का ये कौन सा शिफ्ट होगा, किधर की तरफ ये बिंदु शिफ्ट हो रहा है, खुद के राइट की तरफ। और इस बिंदु से अगर ये इधर की तरफ जा रहा है तो ये कौन सी किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट का मतलब मूवमेंट, गति, किधर की तरफ जा रहा है, सर लेफ्ट की तरफ, है ना भाई। ये एक बिंदु है, ये मैं हूं, ठीक है, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। अगर ये बिंदु इधर गया तो राइट, ये बिंदु अगर इधर गया तो लेफ्ट, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है? ये मैं बिंदु तेरे को दिखाई दे रहा हूं, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, और ये बिंदु अगर इधर जा रहा है, ये बिंदु अगर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो राइट, ये बिंदु अगर इधर जा रहा है तो लेफ्ट। खत्म, इतना सा कंसेप्ट था। बोलिए जनाब, आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है, सो राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट का मूवमेंट समझ में आ गया, किधर होता है राइट शिफ्ट, किधर होता है लेफ्ट शिफ्ट, ये मूवमेंट क्लियर है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर ये क्या है, ये राइट शिफ्ट का मतलब क्या? अब इधर देख, पहले सबसे पहले हम किधर की बात करते हैं, हम राइट शिफ्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राइट शिफ्ट। मेरे को बता, इस ग्राफ को देखकर आराम से बता, अगर इस बिंदु से मैं इधर जा रहा हूं, इस बिंदु से मैं इधर जा रहा हूं, इस बिंदु से मैं इधर पहुंचा, इस बिंदु से मैं इधर जा रहा हूं। मैं तेरे से पूछता हूं, इस बिंदु से अगर मैं इधर जाता जा रहा हूं तो मेरे को बता ना भाई, मेरे को बता, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की जुड़ने की क्षमता बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है? सोच, दिमाग लगा। यहां से अगर मैं नीचे जा रहा हूं, ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन जुड़ने की क्षमता ऐसे बढ़ रही है, 20, 30, 40, 80, 100, 120 है, और तू यहां पर 100 से या 90 से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जरा सोच, राइट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होती जा रही है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होती जा रही है। नहीं समझ में आया भाई? यहां से यहां तो देखना, देख तू 100 से 20 की तरफ आ रहा है, दिख रहा है? तो इस बिंदु पे मान ले 100 था, 100 किस चीज को बता रहा है? परसेंटेज को बता रहा है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ने की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, 120, 40, 60, 80, 100, 120 बढ़ती जा रही है। और तू यहां से इधर आ रहा है, और तू यहां से इधर आ रहा है,
तो ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन की जुड़ने की पावर बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है? इस बिंदु पर पहुंचा, क्या हो गई? 20 हो गई, यानी कम होती जा रही है, यानी कम होती जा रही है। इट मींस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होता जा रहा है। तो राइट शिफ्ट का मीनिंग क्या हुआ सर? राइट शिफ्ट मींस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होती जा रही। अब मैं तेरे से इसका उल्टा पूछ लेता हूं। अगर इस बिंदु से मैं इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, तो मुझे बता, अरे मुझे बता, अरे मुझे बता, बताना जल्दी से। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती जा रही है कि अलग होती जा रही है? सर लेफ्ट शिफ्ट में, लेफ्ट शिफ्ट जाते हुए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का वियोजन हो रहा है या संयोजन हो रहा है? ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा है। अब प्रश्न पता है सीधा सीधा तुमसे पूछा जाएगा, बस अब खत्म, कहानी खत्म। अब कहानी खत्म है, सीधी सीधी कहानी है। अब मुझे तुम आंसर बताते जाओ, कहानी खत्म। बस अब तुम मुझे बताओ, अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होती जा रही है तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है कि घट रही है? जल्दी से बताओ, है क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही होगी, घट रही होगी? जल्दी से बताओ। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है कि घट रही है? या पीएच बढ़ रही है कि घट रही है? तापमान बढ़ रहा है कि घट रहा है? खत्म। अब तुम जानते हो, देखो ये चीज मैंने तेरे को यहां पर बता दिया है ना, वहीं इसका उल्टा यहां हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है कि घट रही है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है कि घट रही है? पीएच बढ़ रही है कि घट रही है? तापमान बढ़ रहा है कि घट रहा है? तुम नहीं भी बताओगे तो मैंने यहां पर बता दिया है, अब तुम खुद सोच लेना। मैंने आंसर दे दिया है। लो जी गुरु, अभी बता दिया। ये है आपकी कंडीशन, मस्ट कंडीशन, इतनी सी कंडीशन थी। ये था आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का वक्र, जो अगर आप इस बिंदु से इधर जाते हैं तो राइट शिफ्ट को बताता है, इधर जाते हैं तो लेफ्ट शिफ्ट को बताता है। राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट क्या बता रही हैं? जरूर याद रखना गुरु, भूल ना जाइएगा। ठीक है, ये था हमारा क्या सिंपल सा टॉपिक, ऑक्सीजन का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, अब इसके बाद इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अब साहब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हमारी एनसीईआरटी में कतई ढंग से बिल्कुल नहीं समझा रखा। जी जनाब, बिल्कुल भी ढंग से नहीं समझाया हुआ है। तो आइए अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की बात करते हैं। आइए ध्यान से सुनिएगा, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, जो यहां पर ना बिल्कुल भी ढंग से समझ में नहीं आता। मैं आपको तरीके से समझाऊंगा और थोड़ा ना एक्स्ट्रा तरीके से समझ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा प्लीज, है ना, एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा। देखिए परिवहन हमारी एनसीईआरटी में कतई ढंग से बिल्कुल नहीं समझा रखा। जी जनाब, बिल्कुल भी ढंग से नहीं समझाया हुआ है। तो आइए अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की बात करते हैं। आइए ध्यान से सुनिएगा, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, जो यहां पर ना बिल्कुल भी ढंग से समझ में नहीं आता। मैं आपको तरीके से समझाऊंगा और थोड़ा ना एक्स्ट्रा तरीके से समझ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा प्लीज, है ना, एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जब आप पढ़ो ना तो थोड़ा सा ऑक्सीजन के परिवहन को दिमाग में रखना, तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। कई बार देखो बेटा, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं और बच्चे को आसानी से समझ में आ जाते हैं, बायो के इतना टफ नहीं होते हैं। लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको समझाने में टीचर को भी क्षमता लगती है।
और बच्चे को भी अपना पूरा 100% देना होता है उसको समझने के लिए। तो ये दोनों तरफ से मेहनत होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से मेहनत होती है, टीचर ही करता रहेगा, आपको भी तो जोर आजमाइश करनी पड़ेगी ना समझने के लिए। तो अपनी भी कंसंट्रेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम परिवहन की बात करते हैं तो ये समझने से पहले सबसे पहला बिंदु, और वो ये, ध्यान से सुनना, यहां पर बनाता हूं मैं, ये रक्त नलिका है जो बहुत ही गंदी बनाता हूं मैं, ये रक्त नलिका है और ये ऊतक है। इन्हीं ऊतकों ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, हाँ सर। यही वो ऊतक है जिन्होंने क्या निकाली है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी है। ओके जनाब, जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, हाँ सर। अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गई है, मान लो कितने मॉलिक्यूल गए हैं, 100। याद आ रहा है तेरे को, जैसे मैंने 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के दिखाए थे, जिसमें बोला था 97 तो आरबीसी के अंदर जुड़कर, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़कर जाएंगे और 3% प्लाज्मा में घुलकर जाएंगे। याद आ रहा है ना, उससे हिसाब से परसेंटेज निकाली थी ना, है ना। बिल्कुल वैसे कि मान लो ऊतकों ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, 100 अणु निकाल दिया। अब इन 100 अणुओं में से कितने 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 प्रतिशत में जाएंगे, तो गुरु ध्यान से सुनना, 100% कार्बन डाइऑक्साइड में से, ध्यान से सुनना, 7% कार्बन डाइऑक्साइड सीधा प्लाज्मा में घुलकर जाएगी। सात प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड सीधा प्लाज्मा में घुलकर जाएगी। किस रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ये समझ में, इधर देख, क्या है ये, सर ये प्लाज्मा है ना। ये सर मान लेते हैं हमारी आरबीसी है, ये मान लेते हैं गुरुजी ये हमारी डब्ल्यूबीसी है, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। और ये मान लेते हैं सर ये हमारी प्लेटलेट है। तीनों चीजें दिखा दी, लिख भी दूं, सर ये डब्ल्यूबीसी, सर ये प्लेटलेट, और ये हमारी आरबीसी, ठीक है। तो 100 में से 7 कार्बन डाइऑक्साइड इसी प्लाज्मा में से घुलते घुलते जा रही थी। ये प्लाज्मा है, लिक्विड कौन है, प्लाज्मा। इसी में 7 का 100 अणु आए, 100 में से 7 ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यही प्लाज्मा में घुलकर चले गए। यानी 100% में से 7% कार्बन डाइऑक्साइड सीधा प्लाज्मा में घुलकर चली जाएगी। किस रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अब रुक जा, प्लस 77% कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्लाज्मा से जाएगी, प्लाज्मा में घुलकर जाएगी। प्लाज्मा में घुलकर जाएगी, इसको भी मैं लिखता हूं, सीधा प्लाज्मा में घुलकर जाएगी या सिंपल प्लाज्मा में घुलकर जाएगी। सर फिर अंतर क्या हुआ, आपने यहां पर भी लिख दिया प्लाज्मा में घुलकर जाएगी, यहां पर भी लिख दिया प्लाज्मा में घुलकर जाएगी, लेकिन ये किस रूप में जा रही थी, सर ये
जिस रूप में आई थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस रूप है ना, गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, है ना। लेकिन यहां पर याद रखना किस रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। भूल ना जाइएगा, किस रूप में बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। अब हमारे यहां पर एनसीईआरटी में सोडियम ना लिखकर सिंपल बाइकार्बोनेट लिखा है, तो मैं आपको तरीके से चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। 77% भी प्लाज्मा से जाएगी, 7% भी प्लाज्मा से जाएगी। अब इधर देख, ये देख, ध्यान से देख, इधर ध्यान से देखना। 100 अणु में से 7 कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही जा रहे थे, और 77 जो अणु थे कार्बन डाइऑक्साइड के, वो किस रूप में जा रहे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। अब बाइकार्बोनेट में सोच, कार्बन ऑक्सीजन है ना, तो 77 कार्बन डाइऑक्साइड इस रूप में जा रहे हैं और 7 कार्बन डाइऑक्साइड जिस रूप में थे उसी रूप में जा रहे हैं। बचे कितने, 23%। बचा कितना, 23% कार्बन डाइऑक्साइड। अब 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किस रूप में जाएगी, तो बेटा याद रखना, ये आरबीसी के द्वारा ले जाएगी। 23% जो है, यानी ये जो 100 थे, 100 में से 7 तो ऐसे ही चले गए, 77 एक दूसरे रूप में बदले तो है, इसके अंदर से होते हुए जाएंगे। 23 कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से होते हुए जाएगी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़। सर हीमोग्लोबिन से और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, बांगड़ू अभी देख, थोड़ी देर पहले मैंने तेरे को एक ये चीज दिखाई थी, क्या बताया था, अगर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाती है तो कौन अलग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर आता है तो ऑक्सीजन को अलग करके किससे जुड़ता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ता है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो ये संरचना जो है इसको बोला जाता है कार्ब अमीनो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। याद रखना, क्या, जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है तो इस संरचना को बोला जाता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। देखिए, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से जुड़ रही थी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तो कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन। तो याद रखना बेटा, ये जो 23% कार्बन डाइऑक्साइड ये आरबीसी के द्वारा जाएगी किस रूप में, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के रूप में जाएगी। आशा करते हैं आपको ये क्या हमारी प्लाज्मा क्या मैं एक चीज ऐसे भी लिख सकता हूं, 77% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा से जाती है, ऐसे भी लिख सकता हूं भाई। जरा सोच, 77% प्लाज्मा से नहीं जा रही, प्लाज्मा, बस फर्क इतना सा, देख
77, सॉरी मैंने 70 और 77, सॉरी यार, एक माफ करिएगा, मेरे को पता है आप लोग फैल गए होंगे, गलती कर दी मैंने, यहां पर 70 आएगा ये। मैंने देखा ही नहीं, 70 7 77 अब होएगा, यहां पर मैंने क्या कर दिया, 70 आएगा यहां पर, ये 70 होएगा, 70 अणु, सॉरी बच्चों माफ करना। 70 सोडियम बाइकार्बोनेट, 7 सीधा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल 77% हो गया, तभी तो 100 होगा, ऑब्वियस ही बात है, मैं ही पागल, इसलिए तो बायो ले ली, इसलिए मैथ में ली। तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड सीधा, 7% कार्बन डाइऑक्साइड सीधा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्लाज्मा से, 70% कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में प्लाज्मा से, यानी दोनों के दोनों प्लाज्मा से जा रही है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं 77% कार्बन डाइऑक्साइड जो किससे जा रही है, प्लाज्मा से, जिसमें से 7% यूं की यूं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और 70% दूसरे रूप में बदल गई, किसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाकी 23% आरबीसी के द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में जाती है। डन। अब यही चीज हमारे, आप जब पढ़ेंगे, देखो यहां पर जब आप पढ़ेंगे, और छोड़ो यहां पर स्टार्टिंग जो है ना आपकी ऑक्सीजन का जो परिवहन है उससे पहले यहां पर देखो लिखा हुआ है लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है, जबकि 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, 7% सीधा कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलकर चली जाती है। लेकिन लिखा हुआ है ना, मैंने एग्जैक्टली तेरे को बता दिया, 7% मैंने तेरे को बताया सीधा घुलकर जाएगी, 70% बाइकार्बोनेट लिखा, कौन सा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाएगी। अब यहाँ पर एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 70 और 7 77, तो 23% हो गया, तो यहाँ पर 23 लिख देते प्रभु, तो ज्यादा बेटर था, चलो कोई बात नहीं, है ना, डन। अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा परिवहन देखेंगे, जहां पर ये एंजाइम जरूरी याद रखना है, पूरा परिवहन पढ़ाऊंगा आराम से तसल्ली से, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। फिर ये पढ़ने के बाद में, उसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के बाद, वो आएगा श्वसन का नियमन, ये बहुत सिंपल से आराम से समझ में आ जाएगा। और फिर हमारे रोग, यानी लास्ट लेक्चर होएगा, अगला लेक्चर जो होएगा वो लास्ट लेक्चर होएगा, जिसमें हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। डन। चलो आज के लिए इतना ही बेटा, और अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, प्रत्येक 100 ml ऑक्सीकृत रक्त से ऊतकों को डैश ऑक्सीजन प्राप्त होती है। 100 ml जो ऑक्सीकृत रक्त जो था, उससे ऊतकों को कितनी ऑक्सीजन मिल रही थी, जल्दी से आंसर लगाइएगा। और ये भी बोला था कि ये प्रश्न नीट 2022 में आया है, वही क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया यहां पर। चलो जी, अगला प्रश्न, प्रत्येक 100 ml ऑक्सीकृत रक्त में डैश ml ऑक्सीजन होती है। 100 ml ऑक्सीकृत रक्त में कितनी ऑक्सीजन होती है, 5, 15, 20, 25 ml कितनी होती है, लगाइए जल्दी से दिमाग। चलो जी, आइए देखते हैं बेटा दोनों। 100 ml ऑक्सीकृत रक्त से ऊतकों को कितनी ऑक्सीजन गई थी, मैंने आपको साफ साफ बताया था बेटा, देख साफ साफ बताया था, एक बार जल्दी से दिखा देता हूं ताकि तुमको ये चीज याद रहे फटाफट। हाँ, 100 ml में 20 ml ऑक्सीजन थी, जिसमें से 5 ml ऊतकों को दी थी, खत्म खल्लास, ये था आपका प्रश्न। 100 ml में से कितनी ऊतकों को दी थी सर, 5 ml ऊतकों को दी थी। और अगले प्रश्न में पूछा था कितनी होती है ऑक्सीकृत रक्त में, तो 20 ml होती है। अनऑक्सीकृत रक्त में कितनी होगी, सोचना, आज का प्रश्न आप सभी के लिए दिमाग लगाना। अगर ऑक्सीकृत में 20 ml है
जिसमें से 5 ml आपने ऊतकों को दे दी तो अनऑक्सीकृत में कितनी हुई? अरे बांगड़ो इतना तो लगा सकते, 15 ml यार। चलो जी, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे बेटा, और जो जो बच गया है चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सीधा लिख देता हूं, चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, बाय बाय।